अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा दूसरा लेक्चर है सेल के मतलब। लास्ट लेक्चर में मैंने सेल की हिस्ट्री के मतलब बोला था, उसके मतलब बताया था, उसको पढ़ाया था। तो उससे पहले कि मैं आप आगे चलूँ अपने मज़ीद लेक्चर की तरफ, तो काइंडली जो दोस्त नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी पे मुतल्लिक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में सेल के मुतल्लिक बताया कि किस किस साइंटिस्ट ने सेल के मुतल्लिक अपने क्या क्या व्यूज पेश किए। सेल के मुतल्लिक अपने क्या क्या व्यूज पेश किए, किस किस ने सेल के मुतल्लिक क्या बताया। अब सेल थ्योरी जो वजूद में आई, तो हम चूंकि सेल थ्योरी के साथ दो लोगों का नाम जानते हैं, सेल थ्योरी को फार्मुलेट करने के साथ साथ हम दो लोगों का नाम मेनली जानते हैं, और वो कौन कौन से? शील्डन और श्वान। दो लोगों का नाम हम मेनली जानते हैं, दोनों जर्मन के। जो मैथियस जैकब शील्डन है, ये बॉटनिस्ट था, प्लांट की स्टडी का माहिर था। और दूसरा थ्योडर श्वान जो है, ये एक ज़ूलॉजिस्ट था, जो एनिमल की स्टडी के मुतालिक माहिर था। अब जमाना था 1838 का। जमाना था 1838 का, जब जैकब शील्डन ने क्या स्टेटमेंट दी? सेल आर द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स। क्या स्टेटमेंट दी जैकब शील्डन ने? कि सेल्स जो हैं वो प्लांट की लाइफ का, प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाने का एक यूनिट रोल अदा कर रहे हैं। अब इसी तरह की ही स्टेटमेंट मिलती जुलती श्वान ने दी, थ्योडर श्वान ने दी 1839 में। इसने क्या कहा? इसने कहा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। चूंकि ये काम कर रहा था बोन के टिश्यूज पे और कार्टिलेज पे ज्यादा काम कर रहा था, ज़ूलॉजिस्ट था, इसके साथ साथ अब इसने भी लगभग वही स्टेटमेंट दी जो कि पीछे शील्डन दे चुका था। लेकिन फर्क यह था कि वो सेल को एक यूनिट ऑफ लाइफ तो कह रहा था, लेकिन वो एक प्लांट को कंसीडर कर रहा था यहां पर। अब जो श्वान है, इसने ना सिर्फ एनिमल्स पे वर्क किया था, इसने प्लांट्स पे भी वर्क किया। और उसके बाद इसने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की कि सेल सिर्फ प्लांट का यूनिट लाइफ का रोल नहीं अदा कर रहा, बल्कि ये ओवरऑल एनिमल प्लांट दोनों के लिए, क्योंकि ये काम कर रहा था बोन टिश्यूज पे भी, कार्टिलेज पे भी। लेकिन श्वान का एक और भी वर्क जो इसने इसके जिम्मे है कि इसने पहली दफा जो स्टेटमेंट है मेटाबॉलिज्म, द वर्ड मेटाबॉलिज्म फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय श्वान। श्वान ने मेटाबॉलिज्म की टर्म को पहली दफा इंट्रोड्यूस कराया, और उसने ये कहा कि जो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वकू पजीर हो रही होती हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती ऑर्गेनिज्म में, वो उसके सेल में तमाम तर एक्टिविटीज हो रही होती।
जो ऑर्गेनिज्म के लिए मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज हो रही है, ऑर्गेनिज्म के लिए वो एक्टिविटीज एक सेल का जिम्मा है, वो सेल में वकू पजीर हो रही है। अब ये थ्योरी, ये पोस्टुलेट्स तो थे, वे जनरल किस्म की जो स्टेटमेंट्स थी जिनको सेल थ्योरी का नाम दिया गया था। इसे सेल डॉक्ट्राइन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये दो पोस्टुलेट्स क्या मुकम्मल एक सेल थ्योरी थी? क्या इन दो लोगों के दिए हुए पोस्टुलेट्स ने एक मुकम्मल सेल थ्योरी को पेश किया? इन्होंने सेल थ्योरी के पॉइंट्स तो दिए, एक मुकम्मल सेल थ्योरी नहीं थी। इन्होंने अपने रिसर्च में से पॉइंट्स को आगाही तो उनकी फराहम की, हाँ, मगर इनके दिए हुए पॉइंट्स जो थे वो आने वाले साइंटिस्ट के लिए उनको एक फिक्र करने का एक पॉइंट मुहैया किया कि वो इस पर मजीद सोच सके और मजीद इस पे काम कर सके। यही वजह थी कि नजरे ने 1846 में 1846 में इसने एक स्टेटमेंट जारी की। वो इसके रिसर्च स्टेटमेंट क्या थी? प्लांट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो प्लांट के सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल्स से ही वकू पजीर में होते हैं। अब इस स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट उस वक्त तक ये शामिल नहीं थी, ये स्टेटमेंट शवान और शील्डन ने जारी नहीं की थी। अब इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किसने किया? रोडोल्फ विर्चू ने 1855 में। रोडोल्फ विर्चू ने 1855 में इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया, जो कि 1846 में जारी की गई थी कि प्लांट के सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही वजूद में आते हैं। 1855 में 1855 में रोडोल्फ विर्चू इसने एक स्टेटमेंट जारी की। इसने क्या कहा? ओमनिस सेलुला इज सेलुला। ये एक लैटिन लैंग्वेज स्टेटमेंट थी। ओमनिस सेलुला इज सेलुला, ये एक लातीनी जबान की स्टेटमेंट थी जिसका मतलब था एवरी सेल फ्रॉम अ सेल, हर नया बनने वाला सेल। यहां पे प्लांट की बात नहीं, यहां पे प्लांट की बात नहीं की गई। ये कहा गया, रोडोल्फ विर्चू ने कहा कि एवरी सेल फ्रॉम अ सेल, हर नया बनने वाला सेल पहले से मौजूद सेल से ही वजूद में आता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई सेल स्पॉन्टेनियसली जो है वो पैदा हो जाए। मतलब एबायोटिक नजरिए को रिजेक्ट किया कि हर जो नया सेल बनता है उसकी तकसीम के लिए, उसके बनने के लिए जरूरी है ये कि वो पहले से मौजूद सेल से तकसीम के बाद पैदा हो। ओमनस सेलुला ए सेलुला। अब इस रोडोल्फ विर्चू की स्टेटमेंट ने पिछली स्टेटमेंट को ऑन किया। अब इस रोडोल्फ विर्चू की स्टेटमेंट को सपोर्ट किसने किया? एक्सपेरिमेंटली लुईस पास्टर ने 1865 में लुईस पास्टर ने एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने एक्सपेरिमेंट्स वर्क में जो रिजल्ट्स निकले इसने सपोर्ट किया रोडोल्फ विर्चू की स्टेटमेंट को कि भाई जो रोडोल्फ विर्चू कह रहा है कि हर सेल जो पहले से मौजूद सेल से ही वजूद में आ सकता है, स्पॉन्टेनियसली वो पैदा नहीं हो सकता। तो इसने एक्सपेरिमेंट्स करके उसकी दी हुई स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया। यहां तक ये इन लोगों की स्टेटमेंट के बाद सेल थ्योरी जो है एक कंप्लीट सेल थ्योरी की शक्ल में आई। अब उसके पोस्टुलेट सेल थ्योरी के क्या बने
पहला, all living organisms are made up of one or more cell products, कि तमाम बनने वाले सेल्स जो हैं, वो जो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हैं या फिर सेल्स की प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल है। ये पहली स्टेटमेंट, पहला पोस्टुलेट जो कि सेल थ्योरी का, जो उन तमाम लोगों के वर्क के बाद एक कंबाइन जो स्टेटमेंट से, जो एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स थी सेल थ्योरी के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर टेक्स प्लेस विद इन सेल। वो कहता है कि सेल चाहे यूनिसेलुलर हो, एक सेल पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनिज्म हो, या वो ऑर्गेनिज्म कई एक सेल्स पर मुश्तमिल हो, उनके अंदर होने वाली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, वो ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो एक सेल के अंदर वजूद में आती हैं, एक सेल में वजूद में आती हैं। वो ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, उनकी एक्टिविटीज विद इन सेल वजूद में आती हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन और डुप्लीकेशन। सेल्स हमेशा पहले से मौजूद सेल से ही वजूद में आएंगे। ये तीसरा पॉइंट था सेल थ्योरी का, कि सेल्स हमेशा पहले से मौजूद सेल से ही वजूद में आएंगे, वो चाहे डिवाइड करके वजूद में आए, वो सेल्स चाहे डिवाइड करके वजूद में आए या फिर वो डुप्लीकेशन के जरिए वजूद में आए, मगर उन सेल्स के वजूद में आने की कंडीशन ये है कि वो पहले से मौजूद सेल से ही वजूद में आएंगे, स्पॉन्टेनियसली पैदा नहीं होंगे। चौथा पॉइंट था, द स्मॉलेस्ट क्लियरली, वर्ड बड़ा क्लियर बोला गया, द स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा, क्लियरली वाज़े, नो डाउट, कोई शक नहीं इसमें, डिफाइंड यूनिट ऑफ लाइफ, कि जिसके जरिए आप लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं, वो यूनिट एक सेल है। अगर आप किसी लाइफ को जानना चाहते हैं, किसी लाइफ के मुतालिक बताना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर छोटे से छोटा यूनिट पे बात करेंगे, वाज़े किस्म की बात करना चाहते हैं, बगैर किसी शक शुबा की बात करना चाहते हैं, तो वो एक मुकम्मल डेफिनेशन सेल पे पूरी होती है, सेल पे पूरी उतरती है। अब ये चार पोस्टुलेट्स थे सेल थ्योरी के, लेकिन बावजूद इसके ये सेल थ्योरी बहुत अच्छे पोस्टुलेट्स रखती थी, लेकिन ये एक सेल थ्योरी यूनिवर्सल नहीं, क्योंकि पूरी यूनिवर्स में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि सेल थ्योरी को पूरे ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होने के लिए एक सेट ऑफ जीन चाहिए। ऑर्गेनिज्म है ना, उसको हमने बोलना है, वो चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो फिर उसके लिए सेट ऑफ जीन्स भी होना चाहिए, वो चाहे उसके डीएनए की शक्ल में हो, वो चाहे उसके आरएनए की शक्ल में हो, वो चाहे उसके पास क्रोमोसोम की शक्ल में, एक सेट ऑफ जीनोम होना चाहिए, उसके पास एक सेट ऑफ जीन्स होना चाहिए, एक जीनोम होना चाहिए जो उसको क्लियरली डिफाइन कर सके। उसके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, उस ऑर्गेनिज्म के पास चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे मल्टी सेलुलर, उसके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए जो उसको कवर करे, इंटरनल मटेरियल को कवर करे, उसको डिफाइन करे, उसको डिस्टिंग्विश करे और उसको होम्योस्टाइज करे, उसकी इंटरनल एक्टिविटी को उसकी एक्सटर्नल एक्टिविटी से होम्योस्टाइज करे, उसको एक क्लियर डेफिनेशन दे, एक बॉर्डर लाइन पैदा कर दे उस सेल के लिए। तीसरी चीज कि उस सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ये तीनों चीजें एक सेल के लिए, एक ऑर्गेनिज्म के लिए होने के लिए जरूरी है, मगर ये चीजें अगर हम देखते हैं वायरसेस में तो ये हमें बामुश्किल से पूरी नजर आती है। अब सेल थ्योरी के लिए इन चीजों पे अप्लाई होना जरूरी है। अब ये चीज है तो वायरसेस के पास तो अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं है, वो तो खुद
ना तो रेप्लिकेट कर रहा है, ना डुप्लीकेट कर रहा है, ना डिवाइड कर रहा है, वो खुद तो अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसके पास जीन है, डीएनए वगैरह है उसके पास, मगर वो अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं रखता। उसको अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपनी जो है वो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसे होस्ट के मरहोने मिन्नत होना पड़ता है। वो चाहे ह्यूमन बीइंग हो या कोई और मैमल हो, उसे किसी भी होस्ट की जरूरत होती है। वो खुद तो अपने तहीं जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा। अब यहां पे आके सेल थ्योरी जो है वो उसके अप्लाई होना हमें डिफिकल्ट लगता है। या इसके अलावा एक और पॉइंट क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे एल्गी, ओचोरिया या फंजाई में राइजोपस वगैरह, इन पे भी सेल थ्योरी अप्लाई नहीं हो पा रही। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं सेल थ्योरी के लिए। अब इन पे क्यों नहीं अप्लाई हो पा रही? क्योंकि वजह है कि एक तो इन तीनों के लिए, चारों के लिए एक प्रॉब्लम ये है कि ये कि लैक ऑफ सेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन। सेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी कमी होना। दूसरी कि अनडिवाइडेड मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का अनडिवाइडेड मैस है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह, एक और वजह कि इनके अंदर, इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब ये कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इस बात को निगलेक्ट करते हैं कि भाई ये सेल थ्योरी यूनिवर्सल, इसका मतलब है सेल थ्योरी यूनिवर्सल। नो डाउट सेल थ्योरी जो है वो मैक्सिमम एनिमल्स और प्लांट्स और इन पे वो अप्लाई हो रही है। इसका अप्लाई होने का जो है वो रेशो वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई होती है, लेकिन ये इसको यूनिवर्सल नहीं कहा जाता। यूनिवर्सल होने के लिए इसे तमाम तर ऑर्गेनिजम्स को घेरे में लेना पड़ेगा और तमाम तर ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब ना तो जो है वो वचूरिया, ना ही राइजोपस और ना ही वायरसेस, ये ऐसे नहीं है, ये नॉन लिविंग तो है नहीं, लिविंग है ना। जब लिविंग है तो फिर लाइफ की बात है, और ये सेल थ्योरी लाइफ को एक्सप्रेस कर रही है। जब ये लाइफ को एक्सप्रेस कर रही है तो फिर इन पे भी वो एप्लीकेबल होनी चाहिए, जबकि इनको वो अपने घेरे में नहीं ले पा रही। तो लिहाजा इस एक पॉइंट कुछ भी है जो सेल थ्योरी जो है वो अपनी लातदाद जो है वो अच्छे पॉइंट्स के साथ साथ जो है कुछ इसका कुछ हद तक एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई नहीं हो पा रही। यूनिवर्सल थ्योरी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन नो डाउट सेल थ्योरी एक बेस्ट थ्योरी थी जो ऑर्गेनिज्म और लाइफ पे जो है वो पेश की गई। अल्लाह हाफ़िज़।